आपकी इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई थी? सेकेंड ईयर के लास्ट में मैंने स्टूडेंटो बनाया। कुछ ऐसी टेक्निक्स बताइए जो लाइक काफ़ी इंटरेस्टिंग हो, अब जो आपने यूज़ किया हो। देन मैं क्या करता था, जनरली जो मेरा पीजी था उसमें कूलर था, हाँ। तो जैसे हीट करता था तो मैं कूलर के सामने पकड़ लेता सो दैट कि वो ठंडी हवा की वजह से थोड़ा ठंडा हो जाए। यूट्यूब में एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, उस सैचुरेशन पॉइंट के बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या हमारा फ्यूचर होगा? आप अपना हार्डवर्क करिए और मोटिवेट होकर कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में जाइए। फेम मिलता है इसमें, सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरा चीज़ है पैसा बहुत ज़्यादा है, कम काम करने का बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, बहुत ही ज़्यादा मिलता है। ऐसा नहीं है हर किसी का सैचुरेशन पॉइंट आता है। हेलो फ्यूचर माइंड्स, वेलकम बैक टू सीवीटी एक्सप्रेस। सो दोस्तों, आज हम एक नए शो की शुरुआत करने जा रहे हैं। शो का नाम है बियॉन्ड द बुक्स। जैसा कि नाम है, हम किताब की दुनिया से बाहर निकलेंगे, समझेंगे कि इस दुनिया में क्या है। क्योंकि आपको बचपन से ये बताया गया होगा कि किताब पढ़ो, किताब पढ़ो, किताब के बाहर कुछ नहीं है। किताब पढ़ोगे तो आईएएस बन जाओगे, किताब पढ़ोगे डॉक्टर बन जाओगे, किताब पढ़ोगे इंजीनियर बन जाओगे। लेकिन आपने अपने जीवन में देखा होगा, क्योंकि जिस सेंचुरी में हम जी रहे हैं वहां किताब के बाहर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। उन्हीं अपॉर्चुनिटीज को आज हम डिस्कस करेंगे, अनर्थ करेंगे और देखेंगे कि आप अपने जीवन को इस किताब के बाहर ले जाके कैसे जी सकते हैं। सो उस चीज को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ काफी खास मेहमान हैं। आज हमारे साथ देवेंद्र राठ जी हैं। देवेंद्र राठ जी एक बहुत ही रेनाउंड यूट्यूबर हैं। इनके एक नहीं, दो नहीं, 6 से ज्यादा यूट्यूब चैनल्स हैं। सभी चैनल पे 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इनका जो मेजर चैनल है स्टूडेंटो, जिन पे ये आईएएस आईपीएस के साथ इंटरव्यूज करते हैं, उस पे 6 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इन्होंने 400 से ज्यादा आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के साथ इंटरव्यूज, वन डे लाइफ एंड अदर फॉर्मेट ऑफ इंटरव्यूज कंडक्ट कराए हैं। सो आइए जानते हैं इनकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे इन्होंने जीरो से हीरो का जो सपना था वो साकार किया था। सो देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। वेलकम, थैंक यू सो मच। सो अब मेरे दर्शकों को बताइए कि आपकी इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई थी। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच रजनीश हैविंग मी देयर। सो जैसे कि आपने पूछा कि आप अपनी जर्नी बताइए यूट्यूब की, सो मुझे लगता है मुझे यूट्यूब की ही जर्नी बतानी चाहिए। तो मैंने हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। तो ग्रेजुएशन टाइम पे मैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आया था दिल्ली में। तो मैं यूपीएससी बनने के लिए। हाँ, तो मुझे आईएएस खैर पता नहीं था, मुझे डीएम का ही पता था कि डीएम कुछ करके होता है। फिर जैसे तैयारी स्टार्ट करी तो ऑल्दो कंपटीशन काफ़ी टफ है यूपीएससी का, सभी स्टूडेंट जानते ही हैं। सो मुझे लगा कि यार यूपीएससी में शायद मेरा सिलेक्शन हो तो जाएगा, लेकिन मुझे टाइम लग सकता है ज़्यादा। और जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड था, तो इकोनॉमिकली मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि 2-4 साल और मैं ग्रेजुएशन के बाद दिल्ली में रहता और बाकी चीज़ें सर्वाइवल बनती। सो मुझे था कि कुछ और करना है जो कि मैं कॉलेज के साथ अगर डेवलप कर लेता हूँ और तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फेमस होने का तो ऑल्दो मुझे नहीं लगता है कि किसी को शौक़ नहीं होगा, ऑलमोस्ट हर किसी को फेमस होने का शौक़ होता है, भले वो आपको सामने जाहिर करे ना करे। तो मेरा था कि मुझे फेमस होना है। तो पहले मैंने सोचा कि यार क्या कंटेंट बनाना चाहिए। तो पहले मैं अमित भड़ाना को काफ़ी फॉलो करता था, तो मैं सोचता था कि उनकी तरह कंटेंट बनाता हूँ। इसके पहले मैंने क्या किया था, एक यूट्यूब चैनल बनाया था जिस पे कि मैं व्हाट्सअप स्टेटस वगैरह, जो पहले काफ़ी लोग पसंद करते थे सॉन्ग्स वगैरह के, जो 30 सेकेंड 15 सेकेंड के होते थे, वो मैं डालता था। तो वहाँ पे कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं आई। फर्स्ट ईयर में ही मैं अपने मोबाइल से करता था। आपकी जर्नी कब शुरू हुई थी? 2017 के मिड में। ओके। सो काफ़ी पहले आपने शुरुआत कर दी। यूट्यूब उस टाइम पे ये नहीं किया था, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, सो वो करता था, तब मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह थे तो मैं उनको लिंक शेयर करता था। तो काइंड ऑफ एक दो ने बोला कि तू दिल्ली पढ़ने गया है, आईएएस बनने गया है, डीएम सॉरी, तो और ये क्या करने लगा। तो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो जाता है। तो वही मेरे साथ हुआ, फिर मैंने बंद कर दिया। फिर मैंने सोचा पढ़ते हैं सही से, तो यूपीएससी ना सही, फिर मैंने सोचा सीजीएल करते हैं, सीजीएल जल्दी निकाल लूँगा। तो मैंने सीजीएल की कोचिंग ज्वाइन कर ली मुखर्जी नगर में, और कोचिंग मैंने अराउंड 5 to 6 मंथ करी। वहाँ जाके रियलाइज़ हुआ कि यार वहाँ पे कंपेटिवली, क्योंकि हम 12वीं के बाद आते हैं, तो 17 साल का था मैं उस टाइम पे। तो यार मैं देखा कि पापा की एज का मतलब कि यार 28-30 साल के लोग पढ़ रहे हैं, तो काइंड ऑफ पापा की एज के ही हो गए वो लोग। और वो लोग काफ़ी पढ़ा हुए होते हैं, क्लास में जैसे टीचर पढ़ा रहे होते हैं। तो वो, क्योंकि सीजीएल में टाइमिंग का बहुत बड़ा गेम होता है, आप कितने कम टाइम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो वो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। कि आपको कितनी ज़्यादा नॉलेज है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो वही है कि वो टीचर क्वेश्चंस बताए, जब तक हम सोच रहे हैं क्या क्वेश्चन है, वो आंसर बता दे रहे हैं आधे क्लास। तब मुझे लगा ये भी शायद मेरे बस की नहीं है। ऑल्दो मैं पढ़ने में कह सकते हैं मीडियम से भी थोड़ा सा डाउन था, बट एग्ज़ाम्स के टाइम पे मैं पढ़ लेता था थोड़ा ठीक, तो मार्क्स वगैरह थोड़ा अच्छे आ जाते थे। तो वो रहा है।
तो फिर मुझे था कि यार CGL भी नहीं होगा। फिर मैंने सोचा दोबारा से यूट्यूब करते हैं, और मैंने हिंदी ऑनर्स किया हंसराज से। तो हिंदी ऑनर्स का मतलब मुझे पता नहीं था। मैं हिंदी ऑनर्स का मतलब समझ रहा था कि मुझे BA प्रोग्राम करने को मिलेगा। प्रोग्राम भी मुझे बाद में ही आगे पता चला, हमारे यहाँ सिर्फ BA BSc होता है। मैंने मैथ्स ऑनर्स भरा था रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, सिर्फ 2 ही स्ट्रीम को सिलेक्ट किया था। तो मैं इसके अलावा तो मैं 2 ही कोर्स में एडमिशन ले सकता। फिर मुझे पता चला कि मैथ ही पढ़ना पड़ेगा। ऑल्दो मैथ के लिए मेरे थोड़े मार्क्स भी कम पड़ रहे थे। होता भी तो साउथ कैंपस में किसी कॉलेज में होता है एडमिशन उस टाइम पे। तो फिर बस ऐसे ही कॉलेज चलता रहा। फिर सेकेंड ईयर के लास्ट में मैंने स्टूडेंटो बनाया, और वहाँ पे जो एम था या फिर जो मेरा माइंडसेट था कि मुझे करना क्या है, तो वो आइडिया यहाँ से निकल के आया कि यार मुझे ऑनर्स का मतलब पता नहीं। अब ऑल ओवर इंडिया में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि डिफरेंट एरिया से बिलोंग करते हैं और दिल्ली आना चाहते हैं, और छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन पता नहीं है। जब मैं DU में पढ़ने के लिए मतलब जब देख रहा था ना, तो मैं एक भैया थे वो DU से कर रहे थे, तो मैं उनके पास इतने बार मिलने गया, उनसे मैं मिल नहीं पाया। 2-3 बार जाने के बाद चौथी 5वीं बार शायद मिला, तो थोड़ा बहुत उन्होंने बताया। तो सोचा कि कुछ इस तरीके का करते हैं। सो वहाँ से कुछ जर्नी स्टार्ट हुई, और अराउंड ये 2020 की बात है, तब मैंने शायद स्टार्ट किया था यूट्यूब। कहा जाता है कि यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करने के लिए आपके पास सारे रिसोर्सेस होने चाहिए, आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए, आपके पास अच्छे लैपटॉप्स होने चाहिए, अच्छे कैमरा होना चाहिए, अच्छे माइक्स होने चाहिए, तभी आप जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। जबकि आपने बताया कि आप काफ़ी डाउन बैकग्राउंड से आते थे, काफ़ी आपकी कंडीशंस फाइनेंशियल बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी आपने इतना बड़ा सपना, इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया? सपना और रिस्क, और आपने दूसरी चीज़ बोली थी कि हैवी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो ऑल्दो आज के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी किसी भी इक्विपमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। आजकल तो मोबाइल काफ़ी पॉपुलर हैं, और ज़्यादातर लोग मोबाइल से ही आजकल वीडियो क्रिएशन कर रहे हैं, तो वो किया जा सकता है। मैंने तो जस्ट मेरा था उस टाइम पे। आज के टाइम पे सिनेरियो काफ़ी चेंज हो गया है। आज से 3-4 साल पहले अगर देखें तो कैमरा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी होना चाहिए। आज के टाइम पे क्वालिटी कैमरा मैटर करते हैं, ऑब्वियसली, नो डाउट, बट आप वो क्वालिटी और वो कह सकते हैं चीज़ें मोबाइल से प्रोड्यूस कर सकते हो, जो कि आपको हाई इक्विपमेंट कैमरा या फिर कंप्यूटर सिस्टम की ज़रूरत है। तो मेरे पास तो i3 लैपटॉप था, मैंने फर्स्ट ईयर में ही ले लिया था। हाँ, i3 प्रोसेसर का था वो। मैंने तब ईगो काइंड ऑफ चीज़ आ गई थी, तब लिया था मैंने। मैं क्लास जा रहा था, तो मैं क्या बुक्स वगैरह मैंने शायद ही कभी जीवन में बहुत ज़्यादा खरीदी हूँ। मैंने ग्रेजुएशन की कोई बुक नहीं ली थी, और वही बुक पढ़े हंसराज कॉलेज पास? नहीं, स्कूल टाइम पे तो थोड़ी बहुत बुक्स थी, बट कॉलेज ग्रेजुएशन में कोई बुक नहीं ली मैंने। और मैं बुक्स कम ही पढ़ता था, ज़्यादातर मैं मोबाइल से, या फिर मैंने लैपटॉप ले लिया था उससे। तो किसी ने बोला कि यार अगर तू पढ़ने का इतना ही है, अगर मोबाइल से पढ़ रहा है तो लैपटॉप से भी तो पढ़ सकता है। तब मैंने लैपटॉप लिया। तो वैसे वही लैपटॉप का यूज़ मैंने अपनी एडिटिंग में किया। ऑल्दो एडिटिंग i3 से करना प्रीमियर प्रो पे काफ़ी टफ है, तो मैं बहुत टेक्निक्स यूज़ करता था। वो आई थिंक अगर आप एडिटर हो, बिगिनिंग से स्टार्ट करोगे, तो वो आपके अंदर इनकलकुलेट हो जाएंगी, और ओवर द टाइम आप चीज़ें समझ जाओगे कि कैसे क्या करना होता है। सो ऐसे कुछ ऐसी टेक्निक्स बताइए जो लाइक काफ़ी इंटरेस्टिंग हो, आप जो आपने यूज़ किया हो, क्योंकि i3 से एडिटिंग करना शायद बहुत डिफिकल्ट होता है। देन मैं क्या करता था, जनरली जो मेरा पीजी था उसमें कूलर था। तो जैसे हीट करता था तो मैं कूलर के सामने पकड़ लेता, सो दैट कि वो ठंडी हवा की वजह से थोड़ा ठंडा हो जाए। कूलर से लैपटॉप को ठंडा करते थे। तो ऐसे करके छोटी मोटी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जो कि आई थिंक चीज़ें स्मूथ कर देती हैं एडिटिंग के टाइम पे। सो जैसा कि आपने बताया कि आपने यूट्यूब की जर्नी की शुरुआत की काफ़ी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, हमने ये पाया है कि शुरुआत करना बहुत टफ होता है, क्योंकि शुरू में काफ़ी डीमोटिवेशंस आते हैं जब आपका चैनल ग्रो नहीं करता है, जब जो आप चाहते हैं वो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चलती नहीं हैं। सो वो चीज़ शायद आपके जीवन में भी आई होंगी। हाँ, डेफिनेटली सभी के साथ होता है। और इन सब चीज़ों के लिए मैं तो यही कहूँगा कि आपको एक चीज़ पे स्टैग्नेट होना पड़ेगा। आपके पास टैलेंट है नहीं है वो मैटर नहीं करता। मेरे पास कोई टैलेंट नहीं था, आप स्टार्टिंग की वीडियोस देख सकते हैं। मेरा वे ऑफ टॉकिंग अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, ऑल्दो 100% नहीं हुआ, बट काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ना ही कोई मुझे टेक्निकल नॉलेज थी, और ना ही कह सकते हैं एकेडमिक बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। बट मेरे साथ जो सही चीज़ थी उस टाइम पे वो रेगुलरिटी थी, या फिर मैं डिसिप्लिन मैनर में काम करता था। मुझे पता था कि मुझे वीडियो करना है, रेगुलर रखूँगा, शायद कभी ना कभी चल जाए। ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना ज़्यादा चल जाएगा और शायद इतनी ग्रोथ हो जाएगी। ऑल्दो काफ़ी अच्छा लगता है, अब काफ़ी आपको लोग जब रिकॉग्नाइज करते हैं आपके काम के वजह से, वो एक जो सेटिस्फेक्शन है वो बहुत अच्छा होता है। और डेफिनेटली अगर आप स्टार्ट करोगे तो आप सभी को भी वो सेटिस्फेक्शन
एक ना एक टाइम पे मिलेगा। थोड़ा सा कंपटीशन अब टफ हो गया है, और कंपटीशन हर काम में, आप कोई भी काम ले लेना, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, या फिर आप अपने पैशन को फॉलो करना चाह रहे हैं, चाहे स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, कुछ भी हो, हर चीज़ में मतलब है कंपटीशन है। कंपटीशन कह सकते हैं, कंपटीशन से ना चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। हेल्दी कंपटीशन अगर है तो डेफिनेटली आपके स्किल्स डेवलप होंगे, और एट द एंड ऑफ द डे पैसे के साथ आप अगर स्किल पे काम करते हो, पैशन के साथ उन चीज़ों को सीखते हो, तो वो आपको एक अलग मज़ा देंगी, जो कि आई थिंक लाइफ को कंटिन्यू करने में या फिर जीने में मज़ा आएगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग सिर्फ इस जो पृथ्वी है, फिर जो कह सकते हैं ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, इसमें हम कुछ ही टाइम के लिए हैं, और सबको ही अपना किसी न किसी तरीके से कर्म करता है। कोई कुछ काम करेगा, कोई कुछ काम करेगा। अगर सभी लोग एक काम करने लग जाएंगे तो आई डोंट थिंक कि ये यूनिवर्स सस्टेन करेगा, तो वो सबके साथ एप्लीकेबल है। सो दिल्ली जब आप आए तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली का कितना रोल रहा है आपके इस यूट्यूब जर्नी को आगे ले जाने में? क्या अगर आप गांव में होते या आप अपने होम टाउन में होते तो इतना ग्रोथ कर पाते जो आप दिल्ली आके कर पाएँ? देखो, डेफिनेटली हेल्प होती है अगर आप बड़े शहर में हो, लेकिन ऑल्दो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आप बड़े शहर में ही हो, क्योंकि मैं बचपन से कुछ ना कुछ अलग टाइप की चीज़ें करता रहता था। जैसे स्कूल्स में अगर कोई भी इवेंट्स होते थे, मैं वहाँ पे अच्छे से पार्टिसिपेट करता था, और कहीं ना कुछ घर पे भी क्रिएटिविटी करता रहता। टेक गैजेट्स बनाने में मुझे बड़ा शौक होता था, तो कुछ ना कुछ मैं वो बना, जैसे साइंस अगर प्रदर्शनी होती थी हमारे स्कूल में, तो मैं डेफिनेटली अच्छे से पार्टिसिपेट करता था। कल्चरल इवेंट्स में भी करता था। तो ये जो होता है ना, जिसको कुछ करना होता है तो वो कहीं भी रह के कर सकता है, और वो अपन से ही दिखाई देने लग जाती हैं। किसी को भी करना होता है कुछ भी, और कहीं भी रह के किया जा सकता है। यूट्यूब के ग्रोथ के लिए जो कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती है वो होती है थंबनेल, वीडियो की क्वालिटी, ऑडियो की क्वालिटी, आपका कंटेंट कैसा है, क्वेश्चंस कैसे आप फ्रेम कर रहे हैं, लोग कौन है जिनके साथ आप कर रहे हैं, टॉपिक्स क्या चूज़ किया है, थीम क्या चूज़ किया है। सो काफ़ी सारी चीज़ें सोचनी होती है जब आप शुरू करते हैं। तो इन सब चीज़ों को लाइक एक नए यूट्यूबर को जो अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहता है उसे कैसे मैनेज करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो नीश आपको देखना पड़ेगा कि किस नीश पे आप काम करना चाहते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके इंटरेस्ट की भी हो सकती है, या फिर जो अभी ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग भी आप डिसाइड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपका इंटरेस्ट है, आपके पास उससे रिलेटेड नॉलेज है, तभी आप उस चीज़ को करो। जो ट्रेंड चल रहा है, जिस पे अच्छी रीच जा सकती है, उस पर ज़रूरी नहीं हर कोई पैदा होकर नॉलेज या फिर इंटेलिजेंट होते हैं। ओवर द टाइम सीख के आप दूसरों की वीडियोस देखो, और उसको अपने तरीके से और बेटर बनाने के ट्राई करो, और उसको पब्लिश करो। सो ये चीज़ें की जा सकती हैं। और थंबनेल हुआ, एडिटिंग हुआ, इक्विपमेंट हुआ, ये यूट्यूब पे आप सर्च कर दीजिए, हाउ टू मेक गुड क्वालिटी वीडियोज़, या हाउ टू मेक अ थंबनेल। मतलब जो भी टॉपिक्स आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, आपको बहुत ही अच्छे क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पे, सारी चीज़ आप वहाँ से सीख सकते हो। अभी हम भी लर्निंग स्टेज में हैं, और अब हम डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। अभी तक मेरा ऐसा था कि मैं यूपीएससी कर लूँगा ऐसे करके, तो मैंने अभी सोचा कि पहले जिस चीज़ में मेरी ग्रोथ हो गई है मैं उसको पहले अच्छे से कंटिन्यू करता हूँ, एक स्टेज पे पहुँचाता हूँ। अगर ये उस स्टेज तक पहुँचता है जहाँ तक मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग सोचा है, तो वो करते हैं। अगर नहीं होता है तो डेफिनेटली यूपीएससी या फिर अदर कोई पैशन है उसको ट्राई करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे हमें अपने सर्वाइवल के लिए करना होता है जी, ताकि हम जो डेली यूजेस में रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं हमारे लाइफ स्टाइल को जीने के लिए, वो ज़रूरी है। पैशन सेकेंडरी होता है, मुझे ऐसा लगता है। पहले अपना सर्वाइवल इम्पॉर्टेंट है कि हम इस अपने जो नॉर्मल लाइफ है उसको अच्छे से कंटिन्यू कर पाएँ जी। जैसा कि आपने बताया कि सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेटिस्फेक्शन सेकेंडरी है। सो जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि 2-3 चीज़ें होती हैं जिस चीज़ के लिए कोई भी बंदा यूट्यूब की दुनिया में एंट्री करता है। पहला तो जो आपने बताया कि सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए जो आप कार्य कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है मॉनेटरी एस्पेक्ट, पैसा कहाँ से आएगा, राइट, पैसा कितना आएगा। और तीसरा होता है कि सोशल रिस्पेक्ट कितना हम गेन कर रहे हैं। हाँ। तो पैसा, आपको क्या लगता है कि आपके जैसे यूट्यूबर्स पीक टाइम में कितना पैसा कमा लेते हैं एक मंथ में? वैसे ये डेफिनेटली मैं बता सकता हूँ, ऐसा कुछ बुराई नहीं है। हर किसी को जानना चाहिए कि क्या रहता है। मैं एवरेज 6 to 7 लाख भी मैंने इन अ मंथ अर्न किया है, जो कि यूट्यूब एडसेंस और मोनेटाइज जो होता है ना, वीडियोज़ हमें ऐड आते हैं उसके थ्रू, और साथ ही साथ
जो ब्रांड स्पॉन्सरशिप होते हैं, सभी को पता ही होगा जो मेरे वीडियोस देखते हैं, मैं ज़्यादातर एकेडमिक्स से रिलेटेड ही करता हूँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। तो मेरा ये फ़ायदा है कि मैं उन्हीं कोचिंग्स के ज़्यादातर करता हूँ जो कि अच्छे कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वे ऑफ टीचिंग अच्छा हो, क्वालिटी एजुकेशन हो। और ज़्यादातर तो मैंने अनअकैडमी हो गया, फिर ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग्स को एक्सप्लोर करा है। मैंने किसी को डायरेक्टली नहीं बोला कि आप ज्वाइन ही करो, मैंने जस्ट इन्फॉर्मेशन दी है। इफ़ अगर आपको लगता है अच्छा तो ज्वाइन करो, अदरवाइज नहीं लगता है तो वो इन्फॉर्मेशन है, जस्ट स्किप कर सकते हैं। सो ये है। इसके अलावा भी मैंने एक दो चीज़ें और डेवलप करी हैं, सो उसके थ्रू भी मेरी अर्निंग आ जाती है, तो इस तरीके से चलता रहता है। और आई थिंक सारे यूट्यूबर्स भी यही करते ही हैं कि वो ओवर द टाइम, मैं तो थोड़ा लेट हो गया चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में कि हाँ कि ये भी रिवेन्यू स्ट्रीम हो सकते हैं यूट्यूब के साथ, जो एफिलिएट अर्निंग दे सकते हैं। ओके, तो आपको काफ़ी लेट पता चली, लेकिन फिर भी नहीं पता तो ऐसा खैर चल गया था। मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई करी हैं। कई बार क्या होता है ना कि जिनके साथ आप काम कर रहे होते हैं आपको उतनी समझ नहीं होती है। एक्चुअली मेरे साथ एक प्रॉब्लम रही कि मैं बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेता हूँ किसी के भी साथ। मैंने आज तक काम किया, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ भी चीज़ें नहीं रखी हैं, और लोग आपका यूज़ कर लेते हैं जनरली, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे हो। आप किसी को अगर बार बार प्रेजेंट करोगे, पब्लिश करोगे, तो वो उसकी ब्रांड वैल्यू बनेगी, उसका फेस वैल्यू बनेगी, लोग उनको जानेंगे और वो चीज़ का वो कहीं भी फ़ायदा ले सकते हैं। तो आई थिंक वो मेरे साथ साइड इफेक्ट्स रहे हैं, बट हाँ आई एम हैप्पी कि अभी सब सही है। और मेरा जो जर्नी रहा है वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अमेजिंग है। एक नॉर्मल स्टूडेंट से मैं यहाँ पे पहुँच गया जहाँ पे मैं इतने सारे ऑफिसर्स के साथ मिलता हूँ, वो मुझे रिस्पेक्ट देते हैं। मतलब जिनका मेरा सपना होता था आईएएस से मिलना, या फिर जो टीचर्स हैं यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ाई हूँ स्टार्टिंग में सिलेबस, तो मेरा तो ऐसे करके वो होता था कि सपना होता था उन टीचरों से मिलना। और वो टीचर मुझे पहले से जान रहे होते हैं, मेरे बारे में वो अच्छा बोल रहे होते हैं, तो सुन के काफ़ी अच्छा लगता है। और ये हर यूट्यूबर या फिर जो भी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करते हैं उनके साथ होता ही है, और डेफिनेटली हर कोई करता ही है ट्राई। अब आप उस लेवल पे पहुँचो ना पहुँचो, ये डेस्टिनी डिसाइड करती है। आप सिर्फ अपना हार्ड वर्क कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। जी, तो आपने जैसे बताया कि आप अवध ओझा जैसे सर पर्सनालिटीज या लाइक काफ़ी जो पॉपुलर आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, उनके साथ पूरा दिन बिताया है, पूरा उनकी वो चीज़ें रिकॉर्ड करी है, लोगों को बताया है। काफ़ी अमेजिंग लगता होगा, काफ़ी अलग लगता होगा, लाइक थ्रिलिंग सा एक्सपीरियंस आता है। यस डेफिनेटली बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, और मैं तो हमेशा उस चीज़ को बहुत इन्जॉय करता हूँ, क्योंकि जितने भी ऑफिसर्स हैं लोगों को लगता होगा बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, तो ऐसा नहीं, बहुत ही अच्छे हम्बल कोऑपरेटिव होते हैं। और वो लोग डेफिनेटली हेल्प करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो वीडियोस जाएंगे वो यूथ को उनकी जो वर्किंग है वो पता चलेगी। दूसरी बात मोटिवेटेड भी होंगे, और कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन है वो उनके डिसीजन लेने में, एकेडमिक्स में हो या फिर कैरियर में है, वो हेल्प करेंगे उनको। तो वो भी काफ़ी कोऑपरेट करते हैं और काफ़ी इन्जॉय मैं भी करता हूँ। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा आपसे, ये देखा गया है कि आजकल सारे बच्चों को पता होगा जो यूट्यूब की जर्नी शुरुआत कर रहे हैं कि यूट्यूब में एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चे डरे भी होते हैं कि या जो लोग अभी भी यूट्यूब में क्रिएट कर रहे हैं कंटेंट, उनको भी ये फियर होता है कि उस सैचुरेशन पॉइंट के बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या हमारा फ्यूचर होगा। क्योंकि अगर किसी दूसरे जॉब में जाते हैं, अगर वो आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, वो फ्यूचर रहेगा, तो शायद उनका पूरा फ्यूचर लाइफ टाइम का वो प्लानिंग हो जाती है। बट इसमें वो सैचुरेशन पॉइंट से डरते हैं कि उसके बाद क्या करूँगा। राइट देखिए, सैचुरेशन पॉइंट हर किसी के साथ नहीं आता है। अगर टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, ऑल्दो मैंने नहीं किया, बट हाँ अब जो नेक्स्ट टाइम जो चीज़ें हो रही हैं वो मैं अपडेट ही कर रहा हूँ अपने आप को। तो हर कोई ओवर द टाइम समझ जाता है कि हमें कैसे अपने आप को अपडेट करना है, चीज़ें बदलनी हैं। देखो रेवेन्यू स्ट्रीम है, अगर यूट्यूबर की कोई अच्छी ग्रोथ हो जाती है ना, तो वो 2-4 एडिशनल कर लेता है। तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ यूट्यूब पे ही डिपेंड है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म बना लेते हैं या फिर ऐसे स्ट्रीम बना लेते हैं जहाँ से अर्निंग कंटिन्यूसली आती रहती है। तो ये डेफिनेटली आपको बिल्कुल इसके बारे में नहीं सोचना है कि सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। आप फॉरेनर यूट्यूबर्स को देखिए, फॉरेन जो यूट्यूबर्स हैं वो काफ़ी ग्रोथ कर रहे हैं डे बाई डे। आप सबसे बड़ा एग्जांपल देखिए मिस्टर बीस्ट का, आई थिंक वो वन ऑफ द कह सकते हैं पुरानी यूट्यूबर्स में है जो कि रेगुलरली ग्रोथ करते जा रहे हैं। आप देखो मिस्टर बीस्ट वर्ल्ड का नंबर 1 चैनल है, और उनके एवरेज व्यूज़ इतने रहते हैं जितने अभी हमारे टोटल व्यूज़ नहीं होंगे उनके एक वीडियोज़ पे, कह रहा हूँ मैं। तो ये है, ऐसा नहीं है हर किसी का सैचुरेशन पॉइंट आता है। आप अपना हार्डवर्क करिए और मोटिवेट होकर कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में जाइए। और थोड़ा सा अब कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा हो गया है और हेल्दी भी कंपटीशन है, तो आपको अप टू डेट अपने आप को रखना पड़ेगा, जो कि हम भी अभी ट्राई कर रहे हैं।
और हम लोगों ने भी इतना ध्यान नहीं दिया था क्योंकि फ्लो में चीज़ें अच्छी जा रही होती हैं। और जैसे कि मैं वनडे लाइव बनाता हूँ, मैं आपको बताऊँ कि उसमें मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा होता है क्योंकि मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, एक शहर से दूसरे शहर जाता हूँ, 3-4 लोगों की टीम भी जाती है। तो आप समझ सकते हो कि अब एक दिन जाने में जाएगा, फिर एक दिन आने में जाएगा, 2 दिन आई थिंक वहाँ इजीली लग ही जाता है शूटिंग में। तो ऐसे करके टाइमिंग और रिसोर्सेज भी हमारे काफ़ी खर्चा होते ही हैं। तो ऐसा नहीं, कंटेंट पे भी खर्चा करने की ज़रूरत है। जो आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो कि उसमें आप और अच्छी क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए टाइम, मनी या फिर स्पेस जहाँ जा सकते हो वो डेफिनेटली करना चाहिए। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। बच्चे यूजुअली क्या करते हैं जो अभी यूट्यूब पे कंटेंट बनाना चाह रहे हैं, 2 तरीके के बच्चे होते हैं। एक तो वो होते हैं जो सोचते हैं कि मैं अपने ही जो रिसोर्सेस हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिर अदर जो गैजेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, दोस्त से लेके या फिर किसी और तरीके से करके मैनेज करके मैं कंटेंट बनाऊंगा, फिर जो पैसे आएंगे उससे अपने आप को ग्रो करूंगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने घर से या कहीं और से पैसे लेके कंटेंट पे खर्च कर देते हैं कि मैं कंटेंट बनाऊंगा फिर ग्रो करूंगा। देखो, अगर आप किसी से लेके करते हो तो वो एक राइट तरीका नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कंटेंट पे खर्चा तभी करना चाहिए जब आप फुली कॉन्फिडेंट हो, और फुली कॉन्फिडेंट करके कोई चीज़ होती नहीं है। अनसर्टेनिटी हर जगह है, आप कितनी भी ग्रोथ कर लो लाइफ में। जैसे इस बार देखो, ओवर कॉन्फिडेंस की बात बताएं तो जो बीजेपी गवर्नमेंट है 400+ सीट जाएंगी, बट आपने देखा कि सीट काफ़ी कम गया। ऑल्दो सत्ता में है, चीज़ें चल रही हैं, बट कहता ना ओवर कॉन्फिडेंट चीज़ों को लेके अगर आप चलते हो, आपने बहुत सारा कर्जा ले लिया और फिर जाके आपका यूट्यूब नहीं चला, फिर कैसे आप उस चीज़ को उतारोगे, फिर कैसे दोगे? उस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि मिनिमम रिसोर्सेज के साथ आप बेस्ट प्रोड्यूस कर सकते हो, उस पर ज़्यादा सोचना चाहिए और वो किया भी जा सकता है। तो आप क्योंकि आजकल ना मैक्सिमम बच्चे, जहाँ तक मेरी इंटरेक्शन हुई है बच्चों से, मैक्सिमम बच्चे यूट्यूब की दुनिया में आना चाहते हैं। तो उन बच्चों को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? हाँ, मैं तो यही कहूँगा, मोस्ट वेलकम, आप ज़रूर आएँ और काफ़ी अच्छी जर्नी होती है, काफ़ी इन्जॉय करते हो आप। जो लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं जब आप कहीं भी जाते हो, वो बहुत ही अच्छा लगता है। लोग आपके बारे में अच्छा बोलते हैं, आप अच्छा काम कर रहे हो, इससे हमें ये हो रहा है। क्योंकि मेरा तो जो कंटेंट है या फिर वीडियोज़ हैं वो जनरली स्टूडेंट्स की हेल्प ही करते हैं, उनको मोटिवेट रखने में। स्टार्टिंग में मैं कोचिंग्स वगैरह को काफ़ी एक्सप्लोर कराता था, जो कि उनको इन्फॉर्मेशन मिली। पहले तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में देखोगे, बहुत ही बड़े बड़े कमेंट्स रहते थे और इतना थैंकफुली होते थे स्टूडेंट्स की, हाँ हमें ये चीज़ पता चल गई। और अगर मैं भी जैसे मैं ऑनर्स का मतलब नहीं पता था, अगर मैं उस टाइम पे वो चीज़ें देख लेता तो मैं भी डेफिनेटली काफ़ी ग्रेटिट्यूड रहता मेरा उन यूट्यूबर्स पे या फिर जिनकी मैंने वीडियोस देखी हैं। तो ये आपको जब मिलता है बहुत ही अच्छा मज़ा आता है और आपको फेम मिलता है इसमें, सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरा चीज़ है, पैसा बहुत ज़्यादा है, कम काम करने का बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, बहुत ही ज़्यादा मिलता है। मतलब अगर आप कोई और भी, जैसे मैं एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे ऑफिसर से जब मैं मिलता हूँ ना, वो कहते हैं यार तेरा काम बहुत अच्छा है, मतलब काम का प्रेशर ज़्यादा नहीं रहता है, तू यहाँ वहाँ घूमता भी रहता है, अपने अकॉर्डिंग काम भी कर लेता है और पैसा हम लोगों से तू इतना ज़्यादा कमा रहा है, मतलब लिटरली। तो ये चीज़ें होती हैं। और तो अब ये चीज़ें किसको पसंद नहीं है? हर किसी को मटेरियलिस्टिक लाइफ पसंद होती है, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, मतलब जो भी लेविश लाइफ हो सकती है वो जीने का सब कोई ट्राई करते हैं, बट हर किसी के पास पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो कंटिन्यू कर पाएँ। बट हाँ, मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग मटेरियलिस्टिक जो थिंग्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, उनको पसंद करते हैं और करना भी चाहिए अगर वो आपको मोटिवेट कर रही हैं। जैसे मेरे को है कि कार मेरे पास हो अच्छे से अच्छी, बड़ा घर हो, और वो चीज़ को लेकर अगर मैं मोटिवेट होकर काम कर रहा हूँ तो कोई गलत नहीं है इसमें। मुझे नहीं लगता कि ये गलत चीज़ें हैं, करनी चाहिए और उससे हार्डवर्क करो ना आप। अब लोग क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, अब मुझे भी लोग गाली दे सकते हैं, तो वो उनका काम है भाई, गाली दे रहे हैं। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो वो मुझे सोचना चाहिए। जैसे कि बहुत सारा यूट्यूब पे आप कंटेंट देखेंगे जो कि फालतू की चीज़ें डालते हैं, काइंड ऑफ मतलब आपको पता ही होगा वो चीज़ें अगर नहीं करते हो आप जैसे क्रिंज कंटेंट नहीं बनाते हो, मतलब जैसे बहुत सारे कुछ भी एक्ट कर देते हैं अपने आप वीडियो दिखाने के लिए, फेमस होने के लिए, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव साउंड करता है। बट हाँ, उनकी भी आप देखोगे बड़े बड़े जो क्रिएटर्स हैं उनकी कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है एक टाइम के बाद। तो वो चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि आपको करना क्या है। आपने अपने जीवन में कई सारी लग्जरियस गाड़ियाँ खरीदी, आपका नेक्स्ट टारगेट कौन सा गाड़ी है? मैंने कई सारी नहीं, 2 ही गाड़ी खरीदी है। वैसे तो आजकल डिफेंडर काफ़ी पॉपुलर है, बट मुझे नहीं लगता अभी मैं खरीद पाऊँगा, बट आई विल ट्राई।
मैं अपना अब काम को काफ़ी कह सकते हैं डेडिकेशन के साथ कर रहा हूँ। तो देखते हैं, अगर सारी चीज़ें सही जाती हैं तो मे बी आ सकती है और नहीं भी आ सकती है। इसमें कोई बहुत रिगिड वो नहीं है, क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से हैं उसके कंपेरेटिवली अगर देखें तो ठीक ठाक है जो भी है। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जर्नी के लिए। जी, थैंक और यू, बहुत बहुत वेलकम। धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे आने के लिए, अपनी इनसाइट्स शेयर करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि हमारे ऑडियंस को आपका पूरा का जर्नी बहुत राइट, अच्छा लगा आपको होगा। भी ऑल द बेस्ट रजनीश, आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो। CUET एक्सप्रेस के थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरा मेन प्रॉब्लम था वो तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर ही रहे हो। सो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप डेफिनेटली इनसे कनेक्ट हो सकते हो और काफ़ी अच्छे ये इनोवेशंस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को लेकर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो कि डेफिनेटली आप सभी को हेल्प करेंगे। आप नहीं कर रहे हो तो आपके भाई बहन छोटे होंगे, उनको डेफिनेटली बताएं इसके बारे में। जी, थैंक यू। वेलकम।